हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में हमारा यूनिट फर्स्ट अभी चल रहा है, जो कि आज बिल्कुल हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोसोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं पोसोलॉजी। बिल्कुल नया टर्म है, आप पहली बार ये टर्म देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ते चलिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दो ग्रीक वर्ड से बना है ये टर्म, ठीक है। पहला है आपका पोसो मीन्स हाउ मच एंड लॉगस मीन्स साइंस, ठीक है। तो पोसो मीन्स क्या होता है, हाउ मच। लॉगस मीन्स तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, है ना, स्टडी या फिर साइंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग और डोज ऑफ द ड्रग। तो पोसोलॉजी क्या है, तो मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं या देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मतलब कि ड्रग की कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों हमें ड्रग की क्वांटिटी कितनी लेनी है, किसके लिए ये बात करें। तो मतलब जैसे कि आप मान लो कि हमें मेडिसिन किसी बच्चे को देना है या किसी एडल्ट को हमें देना है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो उसी के लिए है पोसोलॉजी। इसी के अंदर बनाया गया है कि चाइल्ड का डोज कितना होना चाहिए, कोई दवा हमें चाइल्ड को कितना देना है, कोई दवा हमें एडल्ट को कितना देना है, ठीक है। कोई माल न्यूट्रिएंट है तो उन्हें कितना देना होगा दवा, तो मतलब हाउ मच है ना, कितना हमें देना है, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं पोसोलॉजी, मतलब ड्रग की कितनी क्वांटिटी देनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है द डोज ऑफ अ ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड वेरी इजली, ठीक है। जो होता है ड्रग जो होता है, ठीक है ना, तो ड्रग का जो डोज होता है वो कभी भी ऐसा नहीं कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। ठीक, एज इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, ये हमेशा वेरियस फैक्टर होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें मतलब कि ड्रग किसी को देना है तो हम उसका एज देखेंगे कितना है, ठीक है, उसका जेंडर देखेंगे, बॉडी वेट कितना है, ठीक है। ये सब देख कर फिर हम उसको डोज देते हैं, ठीक है। उसका हम लोग डोज जो होता है उसे फिक्स करते हैं कि हमें इन्हें इतना डोज देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, ठीक है। पोसोलॉजी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, मतलब कि अगर हमें किसी को ड्रग देना है ना, कितना ड्रग देना है, ठीक है, तो पोसोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले फैक्टर्स के नाम लिख दिए, ठीक है। फिर हम इन सारे फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं देखते हैं, एज है, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एडिटिव इफेक्ट, ठीक है, सिनर्जिज्म और एंटागोनिस्ट, ठीक है। सॉरी एंटो हो गया यहाँ पे, इसे एंटागोनिस्ट कर लीजिएगा। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इमोशनल फैक्टर, ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो कि पोसोलॉजी को हमारे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए पहला है हमारा एज। तो बोल रहा है कि द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विथ एज। तो एज के हिसाब से जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है ड्रग का, है ना, एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स, एक होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए तो एक होता है, अभी मैंने बताया, एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरा आपका यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में मैंने बताया है। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब होता है कि ड्रग जो है, ठीक है, वो हमारे बॉडी पे क्या क्या प्रभाव डालेगा। ड्रग अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस करेगा, क्या अल्टरेशन लाएगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब कि अगर हम ड्रग कोई ले रहे हैं, ठीक है, इंटेक कर रहे हैं, तो वो हमारा बॉडी उस ड्रग पे कैसा एक्शन करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स तो आप ऐसे याद कर लेना कि डायनामिक्स में, देखिए डायनामिक्स स्टार्ट हो रहा है आपका डी से, है ना, तो आप याद रखना डी से जो स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है ड्रग कैसे एक्ट कर रहा है हमारे बॉडी पे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ बहुत कम में। फार्माकोडायनेमिक्स में होता है कि ड्रग हमारे बॉडी पे क्या एक्शन कर रहा है ना, जैसे हम मान लीजिए कोई ड्रग लिए, ठीक है, पैरासीटामॉल खाया, हमें फीवर था, तो ये बॉडी में हमारे जाएगा तो क्या करेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करेगा, है ना, अगर आप पैरासीटामॉल ले रहे हो तो, ठीक है।
तो ये हो गया कि आपका ड्रग जा रहा है और बॉडी पे कैसा एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा था आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। तो मैंने बोला इसमें बॉडी हमारा कैसा एक्शन करता है ड्रग पे, ये देखते हैं। मतलब अगर हम ड्रग लिए, ठीक है, तब हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगा। तो देखो ये हम ड्रग लेंगे, स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक में जाकर क्या होगा, धीरे धीरे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, है ना। डिजोल्यूशन स्टार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो ये सब आपके आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी यहाँ पे पॉइंट देखे थे कि इन द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विद एज। अब जैसे कि एज यदि किसी का कम है, ठीक है, एज किसी का कम है, यदि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है ना, और कोई एक बड़ा इंसान है, ठीक है, तो दोनों का फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होगा, है ना। छोटे बच्चे का उस ड्रग के साथ जो एक्शन होगा वो धीरे धीरे होगा, ठीक है, और बड़े लोगों का वो एक्शन ज़्यादा हो सकता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक पॉइंट कि न्यू बॉर्न इन्फेंट्स आर मोर सेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग। जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी किसी ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज ऑफ द ई मैच्योर स्टेट ऑफ देयर हिपैटिक एंड रीनल फंक्शन। क्योंकि उनके जो लीवर होते हैं और उनके जो किडनी होते हैं वो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुए रहते हैं ना, बिल्कुल इन्फेंट है, अभी छोटा बच्चा है, तो वो इमैच्योर टाइप का रहता है, जो कि इतने हार्ड दवाओं को, ठीक है, क्या अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। बाय विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, जिसके वजह से बच्चे के बॉडी से ड्रग के निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो देखिए एज हमारा अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी में, ठीक। नेक्स्ट है आपका जेंडर। जेंडर कैसे अफेक्ट कर सकता है पोसोलॉजी को। तो देखिए कह रहा है कि वुमन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम वे एज इट इज़ डन इन मेन, ठीक है। आप जानते ही हो कि जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो फीमेल जो होती हैं वो तो फीमेल का जो डोज होता है वो कंपेयर टू मेल कभी कभी कम होता है, ठीक है। तो ऐसे ये आपको आपके पोसोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी वेट। देखिए डिफरेंट बॉडी वेट के लिए जो डोजेज होते हैं वो अपना अलग अलग होता है ना। जैसे अब एक चाइल्ड है तो उसका बॉडी वेट कम रहेगा, ठीक है, तो आप उतना डोज आप चाइल्ड को नहीं दोगे जितना आप एक एडल्ट को डोज दोगे, ठीक है। तो बॉडी वेट के बेसिस पे भी कैलकुलेशन होता है कि हमें कितनी डोजेज देनी है, ठीक है। कह रहा है द एवरेज डोज दैट इज डिसाइडेड फॉर अ ड्रग इज फॉर बॉडी वेट बिटवीन 50 to 100 kg। हम लोग जनरली जो दवाएं लेते हैं वो जो ड्रग बनता है, ठीक है, वो इस बेसिस पे बनता है। मतलब एक एडल्ट इंसान जिनका वेट 50 से 100 kg है, इनके लिए ये ड्रग बनता है। फिर अगर अब आप इसको अगर आपको अब चाइल्ड को देना है तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। जब आपको चाइल्ड का एज वेट पता रहेगा तो आप वहाँ से कैलकुलेट करके फिर आप वो डोज चाइल्ड को दोगे। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि एक टैबलेट, अगर कोई एक टैबलेट है, बोला जा रहा है एडल्ट को पूरा खा लीजिएगा, है ना। तो अगर कोई चाइल्ड रहता है तो हम लोग उस ड्रग को क्या करते हैं, 2 पार्ट में तोड़ देते हैं कि तुम्हें आधा ही खाना है, ठीक है। तो ये सब बॉडी वेट पे भी हमारा डोज जो होता है डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये भी बहुत डिपेंड करता है, हमारे पोसोलॉजी को बहुत अफेक्ट करता है। कैसे, देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब दवा लेने के लिए आपके पास बहुत सारे रूट हैं, ठीक है ना। आप ओरल ले लो, आप आईवी के थ्रू ले लो, ठीक है, आईएम के थ्रू ले लो। आईवी इन द सेंस इंट्रावेनस, है ना, इंजेक्शन वगैरह जो होता है, ठीक है। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे रूट हैं ड्रग लेने के लिए। अब आप किस रूट के थ्रू ले रहे हो ड्रग, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका एक्शन कितना होना चाहिए या आप डोज कितना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट, इंट्रावेनस डोजेज आर ऑलवेज स्मॉलर देन ओरल एंड टॉपिकल डोजेज। अब देखिए कोई भी ड्रग अगर आप ओरली ले रहे हो, ठीक है ना, अगर आप ओरली ले रहे हो ड्रग तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप इंट्रावेनस ले रहे हो तो इसकी क्वांटिटी हमेशा ओरल से कम रहता है। ओरल से कम क्यों रहता है, क्योंकि ये जो होता है ना ये डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में सप्लाई होता है ड्रग, ठीक है, क्योंकि आप वेंस के थ्रू ले रहे हो, ठीक, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि डायरेक्ट ब्लड में जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओरल लोगे तो ये पहले आपके स्टमक में जाएगा, वहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये आपका अधिक डोज में लिया जाता है ओरल यदि आप ले रहे हो तो। लेकिन इंट्रावेनस डोज जो होता है इसके कंपेयर में हमेशा कम लिया जाता है क्योंकि आपके ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी देखिए अफेक्ट करता है हमारे पोसोलॉजी को। कैसे, कि आप कितनी बार दवा ले रहे हो, है ना। जैसे आपको 3 टाइम लेना है कि 2 टाइम लेना है, ठीक है, तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको कितनी बार लेना है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक ऑलवेज डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग
इन कंपेयर टू द एम्प्टी स्टमक। देखो कह रहा है कि अगर आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है, और आप फिर दवा ले रहे हो, ठीक है, तो उसका जो एक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा उस ड्रग का, वो थोड़ा स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू कि आपका पेट थोड़ा खाली हो, ठीक है, तो वो एक्शन ज़्यादा करेगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर देखिए कह रहा है पहला पॉइंट, कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट आल्सो अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग, ठीक है, इन्वायरमेंट भी आपके डोज ऑफ ड्रग को अफेक्ट करता है। कैसे? कह रहा है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स रिक्वायर्ड अ हाई अमाउंट एट डे टाइम एंड वाइल इन लेस अमाउंट एट नाइट टाइम। तो देखिए डे और नाइट जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए हमारे, है ना। तो एक ऐसा ड्रग है जैसे बार्बिचुरेट्स आपका हिप्नोटिक और सिडेटिव ड्रग में आता है, तो ये दिन में आपको कैसे चाहिए, हाई अमाउंट एट डे, दिन में आपको ज़्यादा चाहिए, लेकिन रात को लेते वक्त इसकी डोज कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। अगर जैसे कि आपको पहले से कोई डिजीज़ रहता है तो डॉक्टर पूछते हैं ना, जब आप अगर दिखाने जा रहे हो तो डॉक्टर पूछता है कि आपका कोई और दवा चल रहा है या पहले से ही कोई डिजीज़ हो आपको तो बता दो जो आप नोटिस करे हो, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे डोज को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलेगा कि अगर आपको जैसे कि अगर मे भी एलर्जी हो सकता है या 2 ड्रग ऐसे हो सकते हैं जो एक साथ न लेनी हो, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि इस डिजीज़ के प्रेजेंस में आपको ये ड्रग नहीं खानी है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ में भी आपका डोजेज बहुत मैटर करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए एडिटिव इफेक्ट, इसे समझना अच्छे से, ठीक है। देखो कह रहा है व्हेन 2 और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर एंड देयर टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि अगर आप 2 ड्रग है, मान लीजिए कोई ड्रग ए था और ड्रग बी है, ठीक है ना, अगर आपको कोई डिजीज़ है और डॉक्टर बोल दिया कि ये दवा आप ले लेना, ठीक है, और इस दवा के साथ ये ले लो, ठीक, तो ये 2 दवा मान लीजिए जितना एक्शन दिखाते और एक दवा ऐसा आ गया जो कि इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन है, ए बी बना दिया, ठीक है, और इसका भी फार्माकोलॉजिकल यदि सेम ही आ रहा है, मान लीजिए ये भी 2% हमारे डिजीज़ को क्योर कर रहा है, या ज़्यादा ले लेते हैं 20% अगर डिजीज़ को हमारे क्योर कर रहा है, ये भी इंडिविजुअली 20% हमारे डिजीज़ को यदि क्योर कर रहा है, और इनका कॉम्बिनेशन भी अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो ये भी हमारे डिजीज़ को मिलाकर कितना करेगा बताइए, मान लीजिए 40%, इन द सेंस कि ये भी 20% अपना दे रहा था, ये भी 20% दे रहा था, ठीक, तो हमें टोटल तो 40% ही यहाँ पे दे रहा है ना, ठीक, और ये भी अगर मिला भी दिया गया दोनों ड्रग का, ठीक, तो यहाँ पे ये कितना दे रहा है हमें इफेक्ट, 40% दे रहा है। तो दोनों देखिए सेम हो गया है ना, चाहे हम उन 2 दवाओं को अलग अलग ले लें, ठीक है, एक टैबलेट इसका खाएं, एक टैबलेट इसका, या फिर एक ही टैबलेट हो लेकिन इन दोनों दवाओं का कंपोजिशन हो, ठीक है, तो भी वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है सेम दे रहा है। तो ऐसे दवाओं को बोलते हैं कि ये क्या है, एडिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये आपका देखिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं 2 + 2 = 4 कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब कि आप एक दवा लिए, ठीक है, जैसे यही मैंने बताया 20% ये 20% ये, साथ में दोनों का इफेक्ट कितना आ रहा था, 4 इधर से भी आता और आपका उनका कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी खा रहे हो तो भी वो हमें उतना ही इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा सिनर्जिज्म होता है, सिनर्जिज्म जो होता है ना ये बिल्कुल एडिटिव की तरह है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसमें क्या होता है, अभी इस पिछले वाले में हमने देखा कि ये दवा और ये दवा ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं तो भी हमें फ़ायदा 40% कर रहा है और कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी हमें उतना ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन सिनर्जिज्म में क्या होता है कि आप कोई ए और बी दवा अगर इंडिविजुअली 2 टैबलेट ले रहे थे, ठीक है, एक टैबलेट ए खा रहे हो, एक टैबलेट अलग से दोबारा बी खा रहे हो, ये मान लो मिल के आपको 20% जैसे ये दे रहा था और 20% ये, तो ये अगर आपको 40% दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन इन ऐसे दवाओं का जब आप एक कॉम्बिनेशन बना दे रहे हो तो ये आपको इफेक्ट दे रहा है 60%, ठीक है, तो इन्हें आप बोलते हो सिनर्जिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन 2 और मोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड टुगेदर एंड देयर टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज इंक्रीज्ड देन दिस फिनोमिना इज नोन एज सिनर्जिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ए और बी आप ड्रग खा रहे थे तो ये कितना दे रहा था, 60% इफेक्ट दे रहा था, ए अपना 60% दे रहा था, बी से भी अपना 60% इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। लेकिन ए बी जब आप एक साथ खा रहे हो ना
तो फिर ये कितना इफेक्ट दे रहे हैं, 75% आपको क्योर कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ए दवा खाने पे और बी दवा अलग अलग खाने पे आपके बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ा था, 60% इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप उन्हीं दवाओं को कॉम्बिनेशन फॉर्म में खा रहे हो तो वो आपको कितना इफेक्ट दे रहे हैं, 75% इफेक्ट दे रहे हैं। तो इन प्रोसेस को आप बोलते हो सिनर्जिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटागोनिज्म, ठीक है। देखिए एंटागोनिज्म क्या करता है, तो आपके ड्रग के एक्शन को रोकता है, ठीक है, उसके अपोजिट में एक्शन करता है, ठीक है। कह रहा है व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग, मतलब कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा कोई ड्रग ले रहे हो कि वो आपको क्योर करने की जगह बल्कि और उसे बढ़ा ना दे, इन द सेंस कि उसके अपोजिट काम करने लगे, ठीक है ना। तो देखो ऐसे दवाओं का एंटागोनिज्म ड्रग का यूज आप कब करोगे, जैसे कोई बंदा पॉइजन खा लिया तो पॉइजन अपना अफेक्ट डाल रहा है, तो फिर आप ऐसा ड्रग डालोगे कि जो इसके एक्शन को रोके, है ना, कम करे, तो ये एंटागोनिस्ट का काम करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटागोनिज्म, ठीक। देखिए कह रहा है एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्ड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जब पॉइजनिंग होता है तब जाके हम लोग एंटागोनिज्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर पॉइजन बंदा खा लिया, अगर कोई बंदा है ये क्या कर ले, पॉइजन खा लिया, तो हम ऐसे ड्रग को देंगे जो उस पॉइजन के एक्शन के अगेंस्ट काम करे। मतलब पॉइजन यदि हमें हमारे बॉडी को यदि हार्म पहुंचा रहा है तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट में काम करेगा और इसके एक्शन को धीरे धीरे कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अगर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक ही डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तो वो भी हमारे डोज पे अपना अफेक्ट डालता है, ठीक है। पोसोलॉजी पे हमारे क्या करेगा, अफेक्ट डालेगा, ठीक। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इमोशनल फैक्टर। यदि हम इमोशनली वीक हैं, ठीक है, तो दवाएं अक्सर करके काम नहीं करती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में देखने को मिलता है। मोस्टली ये जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होते हैं ना, ये उनके लिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप उन्हें दवा दे रहे हो, ठीक है, और आप बोल दे रहे हो कि यार नहीं इस दवा से तुम ठीक नहीं हो गए, है ना, जबकि आप उनको मान लीजिए कि फीवर है, आप पैरासीटामॉल दे रहे हो, लेकिन आप बोल दी कि आप ठीक नहीं हो गए, ठीक है, तो वो अपने इमोशनल बिहेवियर से, है ना, मेंटली सोच के हो सकता है कि वो ठीक ना हो, ठीक है। तो ऐसा अक्सर कहाँ पे देखने को मिलता है, साइकोमेटिक ड्रग के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे है फीमेल आर जनरली मोर इमोशनल देन मेल एंड रिक्वायर्ड लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग। और यहाँ पे अगर इमोशनल फैक्टर देखा जाए तो जो फीमेल होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं एज कम्पेयर टू मेल, इसलिए कुछ कुछ ड्रग जो होते हैं उनके डोज कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। इसे बहुत ही ध्यान से हमें देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इनको देखते हैं। देखिए पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में क्या होता है, अब भी मैंने वहाँ पे बताया आपको कि जो जनरली डोज या ड्रग बनता है ना, वो 50 से 100 केजी के वेट वाले बंदों के लिए बनता है, ठीक है, पेशेंट के लिए बनता है। 50 से 100 केजी के वेट के जो पेशेंट है उनके लिए बनता है। तब बताइए उसी ड्रग को यदि हमें किसी बच्चे को देना है, ठीक है, पेडियाट्रिक का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, पेडियाट्रिक मतलब चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो अगर हमें वही ड्रग है और हमें वो चाइल्ड को देना है तो हम कितना उस डोज को तोड़ के कितना मात्रा बच्चे को देना चाहिए, तो अब हम उसी चीज़ का यहाँ पे डोज कैलकुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं देयर आर 3 वेज ऑफ डोज कैलकुलेशन फॉर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए डोज कैलकुलेशन करने के लिए 3 यहाँ पे वेज हैं। पहला कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, पहला आप उनके एज पे देखो, ठीक है, मतलब एडल्ट के डोज को बच्चे के एज से कंपेयर करके फिर आप कैलकुलेशन करो। सेकेंड है आपका कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट, दूसरा है आपका बॉडी वेट के आधार पे उनको आप उनका डोज डिसाइड करो, ठीक है, कि एडल्ट का यदि बॉडी वेट 100 केजी से जैसे बना है तो अगर हमारा चाइल्ड 20 केजी का है तो हम कितना देंगे, इस बेसिस पे कोई फॉर्मूला होगा जिस पे आप पुटअप करके वैल्यू निकाल लोगे, डोज कैलकुलेशन, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया के भी बेसिस पे करोगे। तो जैसे अगर कोई एडल्ट है तो उसका क्या बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और बच्चा है तो उसका बॉडी सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। तो एक दूसरे से कंपेयर करके और किसी फार्मूला के बेसिस पे हम डोज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फार्मूला होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग डोज कैलकुलेशन करते हैं पेडियाट्रिक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज। अगर हम एज के बेसिस पे कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पे आपका देखिए आता है यंग्स फार्मूला, फ्राइड फार्मूला, एक और होता है, ठीक है। अभी पहले यहाँ देखते हैं यंग्स फार्मूला में क्या होता है, एज अंडर द 12 ईयर, यदि किसी बच्चे का एज 12 साल के अंदर है, ठीक है, या 12 साल है, ठीक है, तब आप यंग्स फार्मूला पे रख के
बच्चे का डोज कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको बच्चे का एज पता होगा तभी ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो चाइल्ड डोज हमें निकालना है, तो चाइल्ड डोज कैसे निकालोगे, चाइल्ड एज, ठीक है, चाइल्ड का आप एज लोगे जो कि ईयर में लिखोगे, अपॉन चाइल्ड एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि किसी बच्चे का एज आपका 8 साल है, ठीक है, किसी बच्चे का एज कितना है, 8 साल है, और एडल्ट के लिए जो डोज है, एडल्ट के लिए जो डोज है मान लीजिए कि वो 50 मिलीग्राम है, मतलब एडल्ट किसी ड्रग का 50 mg खा रहा है, ठीक है। तो अगर अब पूछा जाए कि अब बच्चे को 8 साल के बच्चे को यही दवा देना है, कितना देंगे, तो आप यहाँ पे एज के हिसाब से यहाँ पे देखो रखोगे, चाइल्ड का एज रखोगे तो 8 ईयर, ठीक है। यहाँ पे भी चाइल्ड एज प्लस 12 करना है, और एडल्ट डोज कितना है 50 mg है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 50 mg, इसी को कैलकुलेट कर दोगे। अब जो काट पीट के वैल्यू जो आएगा वही आपका किसका हो जाएगा, चाइल्ड डोज हो जाएगा, आपके बच्चे को उतना देना होगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे आपको एक बता दिया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फार्मूला है आपका फ्राइड फार्मूला। फ्राइड फार्मूला में क्या होता है, चाइल्ड डोज यदि हमें कैलकुलेशन करना है तो देखो चाइल्ड का एज रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना मंथ में रहता है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, फ्राइड में क्या आता है, मंथ आता है, ठीक है। बच्चे का एज जो लिखते हैं वो हम लोग मंथ में लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। अगर जैसे मैं बोल दी कि कोई बच्चा आपका 18 महीने का है, ठीक है, 18 मंथ का कोई बच्चा है, और एडल्ट डोज, लेकिन एडल्ट डोज जो है मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वही मान लीजिए 50 मिलीग्राम है, ठीक है, एडल्ट डोज आपका 50 मिलीग्राम है। तो अगर 18 महीने के बच्चे को हमको यही दवा देना है तो बच्चे को डोज कितना देना पड़ेगा, तो आप देखो यहाँ पे लिखोगे चाइल्ड एज है तो ये मंथ में ही दिया है, तो आप यहाँ पे मंथ लिख लो। अगर यहाँ पे ईयर में दिया रहता कि 1.5 साल, तो उसको कन्वर्ट करते तो 18 मंथ आ जाता है, ठीक है। तो 18 मंथ यहाँ पे हो गया, डिवाइडेड बाई 150 इंटू जो एडल्ट डोज यहाँ पे मैंने बताया वो वैल्यू रख के आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, और जो वैल्यू आएगी वही आपके चाइल्ड डोज का हो जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको चाइल्ड को डोज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्राइड फार्मूला। ये सब अभी एज पे आप निकाल रहे हो, है ना, कि एज कितनी है, ठीक है, 12 साल का बच्चा है कि कितने महीने का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिलिंग्स फार्मूला। ये भी देखिए एज के ही बेसिस पे होता है, ठीक है। बच्चे का एज यदि आपको पता है तो आप फिर से चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो चाइल्ड का एज लिखोगे, ठीक है, ईयर में रहेगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, इस फार्मूले पे रख के आप चाइल्ड डोज निकाल सकते हो। 3 फार्मूला एज के बेसिस पे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के अगर बेसिस पे देखो तो चाइल्ड डोज कैसे निकलेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड के बॉडी सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, एंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट, और एडल्ट का सरफेस एरिया कितना है रख के इंटू एडल्ट डोज जब आप कर दोगे तो ये आपका चाइल्ड डोज निकल जाएगा, ठीक है, कि बच्चे को कितना डोज लेना है, ठीक। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि बॉडी वेट का, ठीक है ना, तो बॉडी वेट के लिए आपका एक फार्मूला यूज होता है जिसका नाम है क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला में क्या होता है, चाइल्ड डोज जब हमें निकालना हो तो चाइल्ड वेट, चाइल्ड का वेट रहेगा, ठीक है, एलबी में, एलबी इन द सेंस पाउंड होता है, ठीक है, पाउंड में आपको चाइल्ड का वेट रखना है अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज जब आप कर दोगे तो जो डोज आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, चाइल्ड डोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है एलबी इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ पाउंड, पाउंड को ही शॉर्ट फॉर्म में एलबी बोलते हैं। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4535 kg, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉडी वेट। देखिए बॉडी वेट के बेसिस पे, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड, है ना, चाइल्ड के लिए डोज निकालना है ऑफ 5 ईयर। अब देखिए 5 ईयर का बच्चा है, तो बताइए कौन सा आप अप्लाई करोगे, जो मैंने अभी बताया 12 साल वाला फार्मूला बताया था ना, कौन सा, यंग्स फार्मूला। आप कौन सा फार्मूला यहाँ यूज करोगे, यंग्स फार्मूला को यूज करोगे। इफ़ एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 400 mg, अगर एडल्ट का डोज 500 मिलीग्राम है तो बच्चे को कितना देना चाहिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू यंग्स फार्मूला चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड एज, ईयर में लिखना है, अपॉन चाइल्ड एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो चाइल्ड एज कितना है, 5 साल है, ठीक। फिर यहाँ पे चाइल्ड एज प्लस 12 करना था और इंटू एडल्ट डोज जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये चाइल्ड डोज आपका आ जाएगा, जो कि आपका आया 117.65 मिलीग्राम। तो ये हो गया आपका चाइल्ड डोज, ठीक है, कि आपको चाइल्ड को इतना मिलीग्राम दवा देना है। होप स्टूडेंट्स की आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट्स आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।